सोसाइटी इंटरनेशनल ये मंथली मैगजीन थी जो कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस और कनाडा से पब्लिश हुआ करती थी। कनाडा और यूएस के बड़े बड़े शहरों में इसके ऑफिसेस थे और ऐसे इसका एक ऑफिस था टेक्सास में भी, जिसके इंचार्ज उस वक्त थे स्टालवर्ड। स्टालवर्ड के पास में कुछ नए रिपोर्टर्स की एक टीम भेजी गई थी जिसको कि वो ट्रेन करने का काम कर रहे थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जो टीम के लड़के थे वो उन्हें बड़ा परेशान कर रहे थे। आमतौर पर यह होता है कि जो नए नए रिपोर्टर बनने को आते हैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से निकलकर, कुछ तो वहाँ की पढ़ाई लिखाई, कुछ तो मीडिया की खबरें और कुछ तो फिल्में देखकर उनका दिमाग काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड, शर्लक होम्स इस तरह से समझते हैं। तो स्टालवर्ड साहब कोशिश कर रहे थे कि ये थोड़ा उनके लेक्चर पर या उनके इंस्ट्रक्शंस पर ख्याल दें, और जो लड़के थे वो उनकी कमियां ढूंढकर उनका मजाक उड़ाने में लगे थे। खैर, आज का टॉपिक ये था कि डेड बॉडी को कैसे ढूंढा जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जिस तरह के नॉवेल्स लिखे जाते हैं या फिल्में बनती हैं उनमें तो ये दिखाया जाता है कि डेड बॉडी गायब ही हो गई। नहीं भाई, डेड बॉडी इतने आसानी से गायब नहीं होती है। जब वो डिकम्पोज होती है तो उसमें से एक स्मेल आती है जो बड़ी गंदी होती है। इसके अलावा फिर इंसेक्ट, बर्ड, जो स्कैवेंजर्स होते हैं जो उसको खाते हैं, उनसे भी उसका पता चल जाता है। और इन सब के अलावा फिर उसके अपने बाल होते हैं, कपड़े होते हैं, ये भी कोई ना कोई आपको सुराग दे ही देते हैं। तो डेड बॉडी इस तरह से गायब नहीं होती। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने एक न्यूज़पेपर उनके सामने में रखा। ये यूएस के एक दूसरा जो स्टेट था, न्यू मैक्सिको, जिसकी की कैपिटल सेंटा फे है, वहां से वो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था। पता नहीं वो कहाँ से उसकी कॉपी ले आया था। उस कॉपी को उसने उनके सामने रखा। उसने कहा इस खबर को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि एक डेड बॉडी को तकरीबन 7 दिन पहले एक सीमेंट के क्रेट में डालकर तालाब में उतार दिया गया था। दरअसल हुआ ये कि उस बड़े से लेक में एक बोट डूब गई थी, जिसको निकालने के लिए कुछ डाइवर्स या गोताखोर जो होते हैं वो पानी में कूदे। बोट को तो ढूंढ के निकाला ही, लेकिन बगल में उनको ये क्रेट भी मिल गई सीमेंट की। उसको बाहर निकाला गया, तब पता चला कि उसके अंदर तो एक डेड बॉडी को सीमेंट में लपेट के डाल दिया गया था। अब बताइए साहब कि अगर ऐसा हो तो कहाँ के बाल, कहाँ के कपड़े, कैसी स्मेल, और फिर कहाँ चींटियाँ और कहाँ आपके बर्ड्स आएंगे। और जब उसने ये कहा तो बाकी के बच्चे तालियां बजा के हंसने लगे। फिर बच्चे तो नहीं थे, सबकी उम्र कुछ 24-25 साल के आसपास तो थी, लेकिन स्टालवर्ड साहब तो तकरीबन 50 के आसपास होने आए थे, उनके लिए तो बच्चे ही हुए। वो बड़े परेशान हो गए। तभी दरवाजे पर उनको जैक कैरमैन दिखाई पड़े। जैक कैरमैन को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि दोनों कनाडा से थे। अब स्टालवर्ड साहब की उम्र तो 55 साल थी, लेकिन जैक कैरमैन तकरीबन 30 साल के आसपास ही थे। बावजूद इसके उनमें वो लड़कपन नहीं था। वो बड़े सीरियस तरह से काम करने वाले एक रिपोर्टर थे। दरअसल हुआ ये था कि स्टालवर्ड साहब ने कहा था कि अपने नौकरी के आखिरी दिन वो कनाडा में बिताना चाहते हैं। उनके ट्रांसफ़र का इंतज़ाम हो गया था और उनकी जगह एडिटर के लिए अब भेजा जा रहा था जैक कैरमैन को, जो उनको अच्छी तरह से जानते थे। मगर जैक कैरमैन भी वहाँ परमानेंट रहेंगे नहीं। उनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि बताया जा चुका, सिर्फ 35 साल की थी। तो कुछ वक्त वहाँ वो काम करेंगे और जब एक परमानेंट एडिटर आ जाएगा तो फिर ये वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे, जो कि कैलिफोर्निया थी। खैर, इनको देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि आशा क्लास डिसमिस होता है। उनके साथ जैक कैरमैन के साथ वो ऑफिस में गए। कहा इन बंदरों ने मुझे परेशान कर रखा था। भाई, कैसे रंगरूट पैदा होते हैं आजकल, ये बिल्कुल ट्रेनिंग लेके नहीं आते, हैरान परेशान कर देते हैं। तो उस पर जैक कैरमैन ने कहा कि आप ये बात अपने लिए कह रहे हैं, अब तो आप यहाँ से चले जाओगे 4-5 दिनों में, मुझे ये सब संभालना होगा। इनको मैं कैसे संभालूंगा? रिस्पेक्ट तो मांगने से नहीं मिलता, मुझे ऐसे कुछ करना होगा जिससे मेरी इज्जत करने लग जाए। फिर उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि हाँ, एक बात तो है, देखिए अभी ये शुरू करने में मुझे 4-5 दिन का वक्त है। वैसे भी एडिटिंग के काम को तो मैं जानता हूँ, आपके साथ सिर्फ यहाँ वक्त ही बिताऊंगा। तो मैं यूँ करता हूँ कि जो न्यू मैक्सिको स्टेट है वहाँ मैं चला जाता हूँ, सेंटा फे शहर में जो उसकी कैपिटल है। वहाँ जाकर मैं मोनिका नाम के लड़की को पता लगाने की कोशिश करता हूँ, जो 7 दिन पहले गुमशुदा हो गई है, गायब हो गई है। अब ये स्टालवर्ड इस केस को तो जानते थे, उनके पास उसकी फाइल ही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये फाइल तो मेरे पास भी थी। मैंने जब अपने बरवेल साहब से बात की, जो कि कैलिफोर्निया के हेड हैं और जो कनाडा की पूरी मैगजीन को देखते हैं, इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। तो उस पर जैक कैरमैन ने पूछा कि क्या बात थी, वो केस किस तरह का था, क्योंकि मुझे सिर्फ ये भर पता चला है कि लड़की गायब हो गई है। उन्होंने कहा देखो भाई, ये फाइल मेरे पास है, इसी को मैं पढ़ के तुमको बताता हूँ। मोनिका एक स्पेनिश लड़की थी।
सोसाइटी मैगजीन के साथ वो काम नहीं करती थी। अब कई बार ऐसा होता है कि मैगजीन के जो चीफ एडिटर होते हैं, जैसे कि बरवेल साहब, इनके ऊपर भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं। वहाँ से बरवेल साहब को कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे कि एक ऐसे रिपोर्टर को हायर किया जाए जो हमारा अपना न हो, जिसे कोई जानता न हो, और उसको सीक्रेट मिशन पर न्यू मैक्सिको भेजा जाए। अब ये किसी को नहीं पता कि वो सीक्रेट मिशन क्या था, ये भी किसी को नहीं पता कि किसको हायर किया गया है। वो तो अब पता चल रहा है जब वो लड़की गायब हो गई और हो हल्ला हो रहा है। तो उस लड़की को, मोनिका को, बरवेल साहब ने हायर किया और उन्होंने उसको न्यू मैक्सिको भिजवाया। लड़की वहां तो पहुंची, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। कुछ कह रहे कि मर चुकी, कुछ कह रहे कि वो शायद वहां से दूसरे देश में भाग गई होगी, आखिर स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वाली थी। अब ये कोई ताजुब की बात भी नहीं है भाई, रिपोर्टिंग के पैसे, काम में कितना पैसा मिलता है। अभी तुम्हारे फादर भी इस काम में थे पहले, कितना पैसा उन्होंने बना लिया। भाई हम जो रिपोर्टर्स होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, और जो मैगजीन्स होती है, एडिटर्स होते हैं, वो हमसे पैसे कमाते हैं। शायद लड़की को मौका अच्छा हाथ में लग गया होगा, शायद ऐसे हो सकता है उसको किसी पॉलिटिशियन, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे नजर रखने के लिए कहा होगा, उसने कुछ ऐसा स्कूप ढूंढ निकाला होगा कि जिससे उसकी पोल खुल जाती। तो लड़की ने उसी से समझौता कर लिया कि भाई अगर मैं मैगजीन को दे भी देती हूँ सोसाइटी, और वो इसको पब्लिश भी कर देती है, तो मुझे ऐसे कैसे क्या पैसे मिल जाएंगे। ये आपके खिलाफ सबूत है, आप ही को दे देती हूँ, आप पैसे दे दीजिए। उसको पैसे मिल गए। उसने सोचा होगा कि वापस लौट के जाने से कैलिफोर्निया कोई फायदा नहीं, बरवेल साहब तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बस वो यहाँ से निकलकर मैक्सिको भाग गई। न्यू मैक्सिको से मैक्सिको है ही कितना दूर। अब न्यू मैक्सिको तो यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है, मैक्सिको एक देश है जो दूसरी तरफ है, जहाँ स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। अब लड़की इस लैंग्वेज को बोलना जानती थी, वो भाग गई। अब यहाँ सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि भाई गायब हो गई, उसको मार दिया गया, पता नहीं वो उन पैसों से वहाँ कैसे ऐश कर रही होगी। तो जैक कैरमैन ने कहा कि ठीक है, एक सनसनीखेज खबर तो ये बनती ही है। अगर ठीक है, अगर हमारी सोसाइटी मैगजीन की पॉलिसीज बीच में आती है कि हमने उस लड़की को चुपके से भेजा, अब हम ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसको अगर हल कर लूँ, इस मामले को पता लगाऊं कि इसमें है क्या, और लौट कर आऊँ, कम से कम ये तो होगा कि जो नए नवेले जो जर्नलिस्ट है, ये कम से कम मेरी बात को तो मानेंगे, तंग तो नहीं करेंगे। अभी तो आपका मजाक उड़ा रहे थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो की जा सकती है, मगर इसके लिए तुमको ये करना होगा कि वहाँ जाना होगा। पर एक बात और भी समझ लो भाई, हम मैगजीन को चलाते ज़रूर हैं, सोसाइटी मैगजीन को। कहने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा काम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, हम किसी की बात को नहीं मानते, लेकिन रियलिटी ये है कि हमको पॉलिटिशियंस की बातों को मानना पड़ता है, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट और कभी कभी क्रिमिनल भी जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, वो जो कहते हैं, कभी कभी हम उनको भी अकोमोडेट कर लेते हैं। अब इसको यूँ समझ लो कि बरवेल साहब जो कि कैलिफोर्निया में है, वो वहाँ काम करते हैं, वो हेड ऑफिस भी है, वहाँ हमारे मैनेजमेंट के लोग भी है। अब ऐसा है कि कैलिफोर्निया में जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी, वो है डेमोक्रेट। अब डेमोक्रेट को तो यूएस में ब्लू, नीला, ये इस रंग से जाना जाता है, तो वो पूरा स्टेट ब्लू है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वो काम करेंगे तो डेमोक्रेट के साथ ही मिलकर करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि उस मोनिका को भेजने का जो डिसीजन लिया होगा, शायद वो डेमोक्रेट पार्टी के प्रेशर में आके लिया होगा, ये हो सकता है। लेकिन अब जो तुम यहाँ पर आए हो टेक्सास में, यहाँ पर तो जो रेड कलर है, जिसको हम कहते हैं कि रिपब्लिकन, उनका पावर चलता है। तो मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती। ठीक है, मैं उनकी सारी बातें नहीं मानता, लेकिन उनकी कुछ एक बातें तो मुझे सुननी ही पड़ती है। उसके बगैर आप सोसाइटी मैगजीन को कैसे चला लोगे। तो यहाँ रह के मैं उनकी बातों को मानकर करता हूँ। तो अब ये तुम समझ सकते हो कि अगर मोनिका को डेमोक्रेट ने अपॉइंट करवाया था और वो गायब हो गई है, तो जाहिर सी बात है गायब करने वाले तो उसको रिपब्लिकन होंगे। तो ये तो ना मुझे इस तरह की जांच पड़ताल करने देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि मुझे वहां से बरवेल साहब ने रोक दिया था। अब ये जो लड़की गायब हुई है, ये हुई है न्यू मैक्सिको स्टेट में। ये न तो रेड है न तो ब्लू है, ये है पर्पल। यानी कि यहाँ पर कभी डेमोक्रेट जीतते हैं और कभी रिपब्लिकन जीतते हैं। 1 महीने के बाद इलेक्शंस है, मामला काफ़ी गर्मा गर्म है। अब ये भी नहीं पता कि उस लड़की ने क्या खबर निकाली होगी, ये भी नहीं पता कि उसको किसने गायब किया होगा। मगर एक बात 100% सही है कि उस लड़की के बारे में वहाँ जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है वो कोई इनसाइडर था, यानी कि हमारी मैगजीन के साथ काम किया करता था। अब तुम ही सोचो
एक लड़की जो कि हमारे मैगजीन के बाहर से हायर की जाती है, जिसको भेजा जा रहा है किसी को पता ही नहीं, जब तक वो गायब नहीं होगी पता ही नहीं चला, तो उसके आने का पता वहां और लोगों को कैसे चल सकता है? लड़की जाके खुद तो शोर नहीं मचाएगी कि मैं वहां पर आई हूं और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं। तो ये हो सकता है कि उसको यहीं से किसी ने भेजा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी किसी इनसाइडर ने। तो उस पर जैक कर्मन ने पूछा कि आपका इशारा किसकी तरफ है? तो पहले तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, बरवेल साहब भी ये काम कर सकते हैं। वही मैनेजमेंट ने प्रेशर डाला तो लड़की को भेज दिया, लेकिन वहां उनके कनेक्शंस कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, तो उन्होंने ये किया कि वहां पर ये खबर को पहुंचा दिया और लड़की वहां पर पकड़ी गई। अब शायद उसको मारना नहीं चाहते होगे, मारी गई, या ये भी हो सकता है कि लड़की को खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए, उसको यहाँ से भगा दिया। दोनों ही बातें हो सकती है। तो उस पर जैक कर्मन ने कहा कि ठीक है, मामला जैसा भी होगा, लेकिन इसको जाके इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट तो निकल सकता है, तो मैं जाकर वहां देखता हूं। अब जैक कर्मन जो बात उनको नहीं बताना चाहते थे वो ये कि बरवेल साहब ने उनको वहां से यहां भेजते वक्त पहले ही कह दिया था कि वहां जाकर, मतलब टेक्सास में जाकर तुमको पूरी तरह से स्टालवर्ट की मदद करनी है, वहां से तुम्हें और कहीं नहीं जाना है। अब पता नहीं उनको ये लग रहा था कि नहीं लग रहा था कि ये साहब यहाँ से निकलकर न्यू मैक्सिको पहुंचकर कुछ हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनका मतलब तो वही था, पर इस बात को उन्होंने जानबूझ के उसको नहीं बताया। तो उससे कहा कि एक फेवर चाहिए, स्टालवर्ट से कहा कि देखो भाई, तुम ये बात और किसी को नहीं बताना। अब स्टालवर्ट ऐसे थे कि इनके फादर के दोस्त भी हुआ करते थे, और जैक कर्मन के फादर ने उनकी पहले काफ़ी मदद भी की थी, काफ़ी ईमानदार आदमी भी थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, जाकर पता लगाओ, लेकिन जो रिपोर्ट मिलेगी उसको अपने तक ही रखना, यहाँ ले आना, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और फिर सोचेंगे कि इसके बारे में क्या किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा है, इस मामले में कोई ना कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है, और ये इनसाइडर मैनेजमेंट से भी हो सकता है, बरवेल साहब भी हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी इनसाइडर निकला तो हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे, भाई हमको यहाँ नौकरी करनी है। ऐसा तो नहीं ना कि नौकरी छोड़कर हम बाहर जाके कुछ इस तरह का हंगामा करें। तो ये बात का ख्याल रखना। उस पर जैक कर्मन ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अगले दिन ही वहां से निकलकर वो सेंटा फे आ गए, जो कि न्यू मैक्सिको की कैपिटल थी। वहां फिर जाकर वहां के जो इंचार्ज थे इस मैगजीन के, फर्ग्यूसन, उनसे वो जाके मिले। अब फर्ग्यूसन से इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, बड़ी पुरानी भी थी। तो फर्ग्यूसन ने उनसे पूछा कि भाई, तुम्हारे बारे में तो कहा जा रहा था कि तुम टेक्सास जा रहे थे, तुम यहाँ कैसे चले आए? तो उन्होंने बताया कि वो मोनिका नाम की लड़की, जिसको हम लोगों ने हायर किया हुआ था हमारी मैगजीन ने, वो गायब हो गई, जिंदा है मर गई पता नहीं, उसके केस को क्लोज कर दिया गया है। मैं उसी के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था। तो उन्होंने कहा कि उसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तो उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ एडिटर की तरह से काम करना है, नए नए रंगरूट हैं जो काफ़ी उधम मचा रहे हैं। अब मैंने सोचा कि मेरे पास 3-4 दिन का वक्त है, अगर मैं थोड़ा सा अपना टैलेंट का यूज़ करके उस लड़की के बारे में कुछ ऐसी बातें पता कर लूँ जो और किसी को पता नहीं है, उन पर मेरी धाक जम जाएगी, मेरे कंट्रोल में रहेंगे। फर्ग्यूसन ने कहा, ख्याल तो तुम्हारा ठीक है, मगर काम आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो लड़की यहाँ कब आई थी किसी को पता नहीं चला, वो तो जब गायब हो गई और उसके नाम का शोर मचा तब उसका पता चला है। तो उन्होंने कहा कि भाई, वो गायब हो गई, इसका शक कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें समझा के बताता हूँ कि मामला कैसे है। देखो भाई, इस वक्त यहाँ के जो मेयर है वो है एंडरसन, जो कि एक तरह से रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जब लड़की आई थी तो ये उन्हीं से मिली थी, उनसे कई तरह के उसने सवाल पूछे थे, और उसने मैगजीन का नाम भी लिया था। तो एंडरसन साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया। अब से तुमसे ढकी छिपी बात तो है नहीं कि जहाँ पर हम मैगजीन चलाते हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उससे रिलेशंस अच्छे रखने पड़ते। मेरे भी रिलेशंस थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, इस लड़की को संभालिए, इस तरह की बातें हो रही है। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि वो लड़की यहाँ आई हुई है। इसके पहले कि मैं किसी को कॉन्टैक्ट करता, खबर मिली कि वो लड़की गायब भी हो गई है। फिर बरवेल साहब का वहाँ से फ़ोन आया कि भाई, एक मोनिका नाम के ऐसे लड़की को भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास आई थी? मैंने कहा कि भाई नहीं, पर वो एंडरसन ने तो फ़ोन किया था, उस लड़की के बारे में पूछा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बारे में अब कभी किसी से कोई बात नहीं करना। उन्होंने मुझे इस बात को छिपाने के लिए कह दिया। तो इससे दूसरी बात अपने आप ही साबित हो जाती है कि इस मामले में कोई ना कोई इनसाइडर था जिसने खबर यहाँ पर पहुंचाया था। तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर वो लड़की और किसके पीछे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि एक तो एंडरसन, जो कि पावर में थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एंडरसन ही होंगे। वैसे तो एंडरसन का भी जो बैकग्राउंड है वो डाउटफुल ही है। ये कभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, किसी शॉप में सामान वगैरह बेचते थे, काफ़ी हैंडसम है, अच्छी पर्सनालिटी है।
तो किसी एक अपने से 10 साल की बड़ी उम्र लेडी से इनका पाला पड़ गया, जो काफ़ी अमीर भी थी, बीमार भी चल रही थी। इन्होंने उसको अपने शीशे में उतार लिया, उसने इसने शादी कर ली। जब वो मर गई, सारे पैसे इनके हाथ में आ गए, पैसे का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में ऊपर चढ़ते चले गए। अब पिछले 15 सालों से यहाँ पर मेयर बने हुए हैं और काफ़ी पैसा बना रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कोई बात अब तक प्रूव नहीं हुई है। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो लड़की सिर्फ इन अकेले से तो नहीं मिली होगी। उन्होंने कहा एक और भी शख्स है जो किस मामले में आते हैं, वो है इनके राइवल रिकॉर्डो। पिछले 10 साल से वो भी कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी के हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इनको वो किस तरह से यहाँ से हटा दे, लेकिन वो इनको हटा नहीं पा रहे। तो उस पर उन्होंने पूछा जैक करमैन ने कि देखो भाई, वो है डेमोक्रेट पार्टी का आदमी रिकॉर्डो, और जाहिर सी बात है पिछले 15 साल से इलेक्शन हार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कैंडिडेट माना जा रहा है। तो उसके तो ऊपर में बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में। लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल में रखिए आप कि अगर बरवेल साहब वहां पर डेमोक्रेट पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं कैलिफोर्निया में, तो ये भी हो सकता है कि उनके रिकॉर्डो से कनेक्शन होंगे। हो सकता है कि रिकॉर्डो के लिए उस लड़की को भेजा गया होगा और इन्होंने टिप पास कर दी होगी कि रिकॉर्डो को कि भाई वो लड़की यहाँ पर इस तरह से आ रही है, और रिकॉर्डो ने उस लड़की को गायब करवा दिया। तो फर्ग्यूसन ने थोड़ी देर सोचा, उन्होंने कहा कि ये बात हो तो सकती है, क्योंकि रिकॉर्डो का भी कोई रिकॉर्ड इतना क्लियर नहीं है। रिकॉर्डो बहुत पहले कभी टीवी सीरियल्स वगैरह में कुछ काम किया करता था, अब अपने आप को मूवी एक्टर कहता है, पर वैसा वो कुछ था नहीं। वहां भी वो फ्लॉप हो रहा था। फिर उसने 2-4 शगुफे किए, कुछ एक्टर्स के साथ चक्कर चलाया, कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातों को फैलाया, कुछ मैगजीन पे कुछ आड़े टेढ़े अपने पिक्चर्स उसने पब्लिश करवा दिए, कभी किसी पॉलिटिशियन से कभी झगड़ा कर लिया। इस तरह से वो धीरे धीरे करके स्टंट करता हुआ पावर में आ गया। पावर में तो खैर नहीं आया, लेकिन वो इस तरह से वो काम किए चले जा रहा है। तो वो आदमी थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड तो है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, उसको तोड़कर काम करता है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसके लिए ये जांच पड़ताल की जा रही होगी, क्योंकि अब तक हमको यही नहीं पता कि मामला क्या था। उन्होंने कहा अच्छा, और यहाँ की पुलिस ने कुछ नहीं किया? तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पुलिस चीफ है वो है टैरल। टैरल वैसे तो काफ़ी ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन देखिए हाल ही में 2 बातें हुई है। एक तो ये हुआ कि उनकी वाइफ ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा प्राइज मनी मिला था। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उनका बेटा जो यूनिवर्सिटी में है उसको भी वहाँ से कोई एक बहुत बड़ा प्राइज मनी मिला है। तो देखो भाई, अगर एक ही फैमिली के 2 लोगों को अचानक ही इस तरह से बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं, तो शक तो होता ही है कि ये साहब भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। अब तो जानते हो इस तरह के प्राइजेस जो होते हैं वो पॉलिटिशियन ही मैनेज करते हैं, तो ऐसी कुछ गड़बड़ी तो हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये तो हो गए 3 लोग, लेकिन एक बात जो मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी एक सीमेंट के क्रेट में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मोनिका की नहीं थी, वो किसी मेल की थी। किसने किया था वो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक, लेकिन अब ये तो आप भी जानते हैं कि एक ऑर्डिनरी आदमी जब किसी का खून करता है तो वो ऐसे सीमेंट में लपेट के तो नहीं डालता। ये काम तो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन या फिर कोई क्रिमिनल कर सकता है। तो भाई यहाँ ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है क्या जो इस तरह के कामों को कर सकता हो? उन्होंने कहा कि यहाँ तो एक ही है जो कि ऐसे इस तरह के काम कर सकता है, और वो है गिरलैंड। ये बहुत पहले कभी ऐसे चोर वगैरह उचक्का वगैरह टाइप का हुआ करता था। इसका पूरा नाम गैरिसन गिरलैंड है। तो ये इस तरह का चोर उचक्के टाइप का वो कुछ हुआ करता था। फिर धीरे धीरे करके ये हुआ कि इसने अपना अंडरवर्ल्ड में नाम कमाया। तो ये जो हमारे टैरल साहब थे ये तभी कैप्टन थे, तो इन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने उसको अपना इन्फॉर्मर बना लिया। तो वो बाकी लोगों की खबरें इनको देता और ये बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ते। धीरे धीरे करके सारे क्रिमिनल साफ हो गए, अकेला यही बच गया और इसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। अब ये समझ में नहीं आता कि इसको टैरल साहब ने सपोर्ट किया था, इसको मेयर एंडरसन ने सपोर्ट किया था, या फिर रिकॉर्डो जो कि उसका राइवल है उसने सपोर्ट किया था। लेकिन बगैर किसी सपोर्ट के यहाँ तक तो ये नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ तक ये अब पहुँच गया है और इस तरह के कामों को करता है। तो ये हो सकता है कि वो जो डेड बॉडी है उससे इसका कोई कनेक्शन हो, लेकिन अव्वल तो हमको यही नहीं पता कि वो डेड बॉडी किसकी है। हमने काफ़ी उसकी तफ्तीश की, लेकिन पुलिस ने हमको कोई भी कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने तो कह दिया कि भाई एक वो लावारिस लाश थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाई है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं होता है ना कि आज के ज़माने में, क्योंकि 1980s की बात चल रही थी, तब भी इंफॉर्मेशन के काफ़ी सोर्सेज हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में इस तरह से कुछ हो जाए और आपको उसके बारे में पता न चले तो पुलिस जानबूझ के कुछ तो छिपा रही है।
तो उस पर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा फर्ग्यूसन साहब से कि देखिए आप ये बात किसी और को मत बताइए कि मैं यहाँ आया हूँ और इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो सोसाइटी मैगजीन को ये सारी रिपोर्ट दे दूंगा, वो उसको पब्लिश करेंगे, मैगजीन का नाम होगा। अनसक्सेसफुल रहा तो मुझे वहीं से बरबल साहब शोर मचा के कहेंगे कि तुमको जाने के लिए मना किया था, वहाँ तुम गए ही क्यों थे, तो वो एक नई मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे फादर को तो बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम भी ये बात नहीं बताओ कि यहाँ आके तुम मुझसे मिले थे, वरना ऐसा होगा कि आगे चल के मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, कहेंगे कि भाई वो वहाँ आया और आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। जैक ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से तफ्तीश करता हूँ। अब जैक के पास में एक और ट्रम्प कार्ड था जो उन्होंने छिपा के रखा था, जो उन्होंने किसी को नहीं बताया था, और वो ट्रम्प कार्ड था रिपोर्टर जैकरी। रिपोर्टर जैकरी एक फ्रीलांसर रिपोर्टर था जो कहीं किसी के लिए काम न करे, अपना काम खुद करे, खबरें जमा करे और फिर मैगजीन के साथ में सौदा करके पैसे कमा ले। दरअसल जैकरी और जैक दोनों ही एक साथ कभी कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। एक बार वहाँ कुछ ऐसे हुआ कि किसी मामले में किसी लड़की ने जैकरी पे कुछ इल्ज़ाम लगा दिए। जैक जानते थे कि जैकरी ने सब कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक झूठी गवाही दे दी। उन्होंने कहा कि भाई सारी रात तो मेरे साथ बैठ के पत्ते खेल रहा था, भाई लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लड़की शोर मचाती रह गई कि झूठ कह रहा है, उसको मैंने अपने साथ में देखा था, वो मेरे साथ में था, वगैरह वगैरह। अब लड़की की गवाही भी झूठी ही थी, लड़की साबित नहीं कर पाई उस बात को। जैकरी उससे बच गया था, लेकिन जैकरी ने इस बात का एहसान माना था। अब जैकरी जो था वो ऐसे मस्त मौला किस्म का आदमी था। कुछ लोग ऐसे होते हैं रिपोर्टर्स में भी, जो पैसे की फिक्र नहीं करते, फैमिली कभी अपनी रेज नहीं करते, उनका अपना कभी घर नहीं होता, होटलों में खाते हैं, सड़कों पर सोते हैं, इस तरह की ज़िंदगी उनकी चलती रहती है। सफ़र करते हैं, जर्नी करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, कपड़े मैले कुचले पहनते हैं, लेकिन अपने आप को ईमानदार होते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह से वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर मानकर या रिपोर्टर मानकर इस तरह से वो काम करते। तो जैकरी उनमें से एक था। ईगो उसका हाई था, लेकिन खबरें उसके पास सारी होती थी। तो जैक कैरमैन उससे मिलने गए। जैकरी उनको देख के बड़ा खुश हुआ, पुराने दिनों की कुछ बातें की। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई जैकरी, मैं इस तरह से मोनिका नाम के लड़की के मामले में ढूंढने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताओ कि मामला क्या है। तो उसने कहा कि देखो, वो लड़की जब यहाँ आई थी किसी को पता नहीं था, गायब हुई उसके बाद ही पता चला है। उसकी कुछ खबरें मेरे पास उड़ती उड़ती आई है जो कि शायद तुमको बाहर से नहीं मिली होंगी। पहली बात तो ये है कि वो लड़की किसी रॉनी नाम के लड़के के साथ मिलकर काम कर रही थी, उसको उसने हायर किया था। रॉनी कौन था, क्या था, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन उस लड़की का उस कनेक्शन उसके साथ तो था और दोनों को कई जगह पर एक साथ देखा गया था। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि उस लड़की के यहाँ अपने कोई रिलेटिव्स नहीं है, वो किसी को नहीं जानती थी, और रॉनी भी उसका रिलेटिव नहीं था। तो ये जो रिलेशंस थे ये कंप्लीटली प्रोफेशनल थे। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि वो लड़की जो काम कर रही थी वो एक वाटरगेट स्कैंडल जैसे मामले पर काम कर रही थी। अब वाटरगेट स्कैंडल क्या है, तो देखो भाई ऐसे है कि जब वियतनाम लड़ाई शुरू हुई थी 1955 के आसपास और यूएस ने अपनी आर्मी वहाँ भेजी थी, तो ऐसे आर्मी लड़ने लगी, लेकिन ऐसे करते करते 1970s आ गया और वियतनाम वार का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। यूएस की काफ़ी बदनामी हो रही थी। कहा गया कि भाई अपने वहाँ से फोर्सेस को वापस बुला लो। निक्सन साहब तो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इस बात को मान लिया, लेकिन इलेक्शन सामने में थे। अब निक्सन साहब एक प्रेसिडेंट बड़े अच्छे थे, लेकिन वो पैरानॉइड भी थे। भाई अपोजिशन किस तरह की प्लानिंग कर रहा है ये वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने यूँ किया कि वाटर गेट नाम की एक बिल्डिंग जहाँ की अपोजिशन यानी कि डेमोक्रेट्स की जो मीटिंग हुआ करती थी, वहाँ उन्होंने कुछ टेप रिकॉर्डर्स वगैरह लगा के रखे थे जो उनकी बातें टेप करके इनको बताया करते। टेप रिकॉर्डर खराब हो गए, उन्होंने किसी टेक्नीशियन को सुधारने के लिए भेजा, सारे टेक्नीशियंस पकड़े गए, इन पे इल्ज़ाम लगा। इन्होंने कसम खा के झूठ कह दिया इस मामले से मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन बाद में साबित हो गया कि भाई इनका तो इस मामले से लेन देन था। अब मैटर बन गया परजूरी का, यानी कि कसम खा के झूठ बोलना। इन्होंने ये किया कि रिजाइन किया और जो वाइस प्रेसिडेंट एडम थे उसको प्रेसिडेंट बनने में मदद कर दी। बदले में एडम ने ये किया कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने इनके अगेंस्ट के सारे चार्जेस हटा दिए और निक्सन साहब बच गए। तो जिस तरह से ये टेप वाला मामला था, ऐसा ही कुछ मामला यहां पर भी था। क्या था एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी की बात को रिकॉर्ड कर रहा था। पॉलिटिशियन क्रिमिनल की बात को रिकॉर्ड कर रहे थे, क्रिमिनल पॉलिटिशियन की बात को रिकॉर्ड कर रहे थे,
या कुछ और मामला था, लेकिन ऐसे कुछ था और ये लड़की उसी का कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब वो टेप उसके हाथ में लगे थे नहीं लगे थे, इस बात का पता किसी को नहीं है, इसको जानने का कोई तरीका भी नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब वो लड़की कहाँ गई और वो क्या कर रही है, इस बारे में खोज खबर लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो देखो भाई, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बड़े खामोशी से इस बात को करते और सुनते चले आ रहे हैं। और इसमें मुश्किल ये है कि अगर हम इसमें ज़्यादा शोर शराबा मचाते हैं तो आगे चल के हम सभी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसको बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्या मैटर है, तुम इतने डरे हुए बातें क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पर ऐसे है कि कोई ना कोई इनसाइडर था जो अंदरूनी खबरें वहां तक पहुंचाया करता था। उस लड़की के बारे में हम में से किसी को नहीं पता था, लेकिन अगर इसका पता पॉलिटिशियंस को या क्रिमिनल्स को अगर लग गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनसाइडर ने किसी ने खबर पहुंचाई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां तक तो मैं समझ गया, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह के जो पॉलिटिशियंस है या बाकी के लोग हैं, इनके बारे में तुम क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई, शक के घेरे में तो सारे ही आते हैं। अब तुमको फर्ग्यूसन साहब ने तो बता ही दिया होगा कि कौन कैसा है, मैं तुम्हें दोबारा बताऊं इसकी जरूरत तो नहीं है। तो इनमें से कोई भी किसी से इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुमको लगता है कि टैरल यानी कि कैप्टन भी इन्वॉल्व होगा। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं हो सकता है, अगर उसको किसी ने हायर किया होगा और लड़की को गायब कर देने के लिए कहा होगा, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने कहा, और बरवेल साहब जो कि कैलिफोर्निया में हमारे चीफ एडिटर हैं और मैगजीन को पूरे यूएस में चलाते हैं, उन्होंने कहा वो भी हो सकते हैं, क्योंकि लड़की को हायर करने वाले वही थे। तो उन्हीं को अकेले को पता था कि वो लड़की यहाँ आ रही है, कि इनसाइडर तो वो भी हो सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो, मैं जाके उन पॉलिटिशियंस से बात करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो, उसका रिजल्ट कुछ अच्छा लगेगा निकलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तुमको अपने सेफ्टी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई, ये सैंटा फे है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स का तो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उस पर जैक कर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर मैं किसी वजह से लापता हो जाऊं तो तुमने ये करना है कि इस मैटर को पुलिस और हमारे मैगजीन तक के पहुंचा देना है, जिससे कि कम से कम मुझे सेफ्टी मिल जाए। उस पर उसने कहा, जैकरी ने, कि देखो भाई, तुम थोड़ी सी बात के लिए इतना उधम मचा रहे हो, ये मामला कुछ इतना अच्छा नहीं है। वो लड़की कोई बड़े अच्छे कैरेक्टर की नहीं थी, पैसे की लालची भी थी जितना मैंने सुन रखा है। हो सकता है कि वो यहाँ से मैक्सिको भाग गई होगी, क्यों इसमें अपना सर डालते हो। उन्होंने कहा नहीं, करना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे एडिटर की तरफ से काम करना है और मुझे इस काम को करने के लिए अगर एक इज्जत चाहिए, एक रुतबा चाहिए, तो वो ऐसे ही मिल सकता है, तो ये करना मेरे लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा ठीक है। खैर, वो जाके पहले एंडरसन से मिले। एंडरसन ने पहले तो उनको समझाया कि इलेक्शन सामने में है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रोल कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन बातों बातों में बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मेरे पास आपके लिए इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद में जाकर वो रिकॉर्डो से मिले। रिकॉर्डो ने भी उनसे तकरीबन उसी तलखी के साथ बात की। उसने कहा कि भाई, हम लोग और भी काम करते, रिपोर्टर से खाली नहीं बैठे होते, लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का होता है, जाओ पुलिस से बात कर लो। खैर, वो सब बात करके बाहर निकले ही थे कि उनके कार पर किसी ने अटैक कर दिया, कुछ चोटें आई। अब उनको पुलिस के पास जाना जरूरी था। वो टैरल के पास गए, उनको सारी बातें बताई। तो कैप्टन ने कहा कि देखो, तुमने एक बड़ी मुसीबत में हाथ डाला, एक तो इलेक्शन सामने में है, ऊपर से वो लड़की गायब हो गई है, और वो जिस लड़के के साथ गायब हुई उसका नाम रॉनी है। वो जो क्रेट में डेड बॉडी मिली है, वो रॉनी की ही डेड बॉडी थी। तो अब लड़की कहाँ है ये किसी को नहीं पता, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मैं तुमको एक क्लू दे सकता हूं, और वो क्लू ये है कि इस लड़की के एक अंकल रहते हैं जो किसी को नहीं पता, शहर के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, उनका नाम डोनाल्ड है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अब हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत थे नहीं, तो हमसे बात नहीं कर पाए। तुम तो रिपोर्टर हो, तुम बात कर सकते हो, उनसे जाओ, उनसे बात करो, और कोई क्लू मिलता है तो हम तक पहुंचाओ। अगर तुम ये कर देते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे उस लड़की को ढूंढने में। इस बात को जैक ने मान लिया। अंकल को ढूंढ के निकाला, कहीं दूरी पर रहा करते थे, एब्सेंट माइंडेड भी थे, उनके सुनने की ताकत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और कुछ वो बड़बड़ाया भी करते थे। मोनिका का नाम सुन के पहले उसके नाम से तो उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया कि अल्ट्रा मॉडर्न थी, बॉयफ्रेंड्स बनाया करती थी वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है भाई, बच्ची गायब हो गई, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बात क्या थी। तो उन्होंने कहा कि वो एक लड़के के साथ तो आई थी, रॉनी के साथ में यहाँ पर, लेकिन दोनों में बातें प्यार की कम होती थी, झगड़ा ज़्यादा होता था, तो मुझे शक था कि उसका बॉयफ्रेंड तो ये हो ही नहीं सकता। एक दिन बात कुछ बढ़ गई, तो मोनिका ने कहा कि अब तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन एक चाबी मेरे पास है। तो वो चाबी मेरे पास वो छोड़ गई, ये की देकर गई है, देखो इस तुम्हारे काम कुछ हो आ सकती है, तो लड़की को ढूंढ निकालो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा।
जैक ने उस की को ले लिया, देखा ख्याल से, पता चला कि वो सेंटा फे के एक बहुत मशहूर कंपनी जो लॉकर सप्लाई करती थी उसकी की है। तो खैर वो उनको थैंक्स कहा, वो कंपनी के पास गए, उन्होंने बताया कि मेरे पास की है भाई, लॉकर को खोलना है, कंपनी ने परमिशन दे दी। गए, लॉकर को खोला, कुछ उसके अंदर में टेप रिकॉर्डर्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे थे, सारा बैग उन्होंने बाहर निकाला, बाहर आए। लेकिन बहुत जल्दी उनको टैरल को फ़ोन करना पड़ा। टैरल को फ़ोन करके कहा कि भाई मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डर्स तो आ गए थे, लेकिन मुझ पर हमला हुआ, कोई छीन कर ले गया। टैरल ने कहा ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन चले आओ, हम यहीं बात करते हैं। वो पुलिस स्टेशन में आ गए तो टैरल ने बताना शुरू किया कि देखो पूरी बात कुछ इस तरह की है, हमने यहाँ पर कुछ यों किया था कि हमको शक था कि जो दोनों पॉलिटिशियन है, एंडरसन और रिकॉर्डो, इसके गैरिसन से ताल्लुकात है। अभी गैरिसन तो वहाँ से ड्रग्स वगैरह लाके यहाँ सप्लाई करता है, मैक्सिको से लाकर। तो हम पर गवर्नमेंट का प्रेशर भी था, तो हमने ये किया कि उसके ऑफिस के अंदर में कुछ टेप्स वगैरह लगा दिए और रॉनी को उसका हमने इंचार्ज बना के रखा था। लेकिन ऐसे हुआ कि वहाँ से कुछ मोनिका को भेजा गया इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मोनिका ने रॉनी को अपने झांसे में फांस लिया। दोनों मिलके वहां से वो सारे टेप और रिकॉर्ड्स लेकर भाग गए। लेकिन दोनों में किसी बात पे अनबन हो गई कि भाई वो किसको देना है और कितने पैसे लेने, इस बात पर। तो दोनों के रास्ते अलग हो गए। रॉनी चढ़ गया गैरिसन के हाथ में, जो कि अंडरवर्ल्ड का आदमी था। अब वो उसके हाथ में क्यों चढ़ा, उसकी भी वजह थी, क्योंकि गैरिसन के यहाँ पर हमने जो टेप लगाए थे उससे ये साबित होता था कि एंडरसन और रिकॉर्डो ये भी गैरिसन से मिले हैं, मतलब ये तीनों मिलकर इस तरह के ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, तीनों मुश्किल में आ जाते। तो रॉनी उसके हाथ में चढ़ गया, उसने रॉनी को मार दिया और मारने के बाद में उसने उससे वो चाबी ले ली। मुश्किल ये थी कि उस एक चाबी से वो लॉकर नहीं खुलता था, क्योंकि उस लॉकर के लिए 2 चाबियां चाहिए थी। दूसरी चाबी तो मोनिका के पास थी, मोनिका मिल नहीं रही थी। अब मोनिका को हमने पकड़ लिया और अभी भी हमने उसको पकड़ के रखा है, चाबी उससे ले ली, सारी बातें उससे हमने पूछ ली। अब उसने टेप तो सुने नहीं थे, तो उसमें क्या टेप है वो हमको नहीं पता। एक चाबी से लॉकर खुले नहीं, दूसरी चाबी का हमको पता नहीं, गैरिसन के पास है, उस पर हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, उसके है पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट। तो अब हम क्या करें, हमारे सामने बड़ी मुसीबत हो गई थी उस चीज को लेकर। तो हमने मोनिका की गिरफ्तारी के बारे में किसी को नहीं बताया, और रॉनी की डेड बॉडी मिली है, हमने वो भी नहीं बताया। हमको ये पता था कि इसमें कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है। वो इनसाइडर यहां पर आया और गैरिसन ने उसको बुलाया, क्योंकि उसी इनसाइडर ने गैरिसन को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि मोनिका को वहां से इस बात की जांच के लिए भेजा जा रहा है, और इसीलिए मोनिका उसके हत्थे चढ़ गई थी। तो उसने मोनिका वाली चाबी उस इनसाइडर को दे दी और कहा कि भाई ठीक है, अब दूसरी चाबी ढूंढकर उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल के मेरे पास लाओ, और आधी रकम अभी तुमको दे रहा हूं, आधी रकम तुमको बाद में दे दूंगा। इंसाइडर आया, उसने कोशिश की, लेकिन हमको ये भी पता था कि हम इंसाइडर को जानते नहीं है, तो इंसाइडर का पता कैसे लगा जाए। तो हमने यूं किया कि डोनाल्ड को वहां प्लांट किया। वो मोनिका का चाचा वगैरह नहीं है, वो तो हमारा पुलिस का ही आदमी है, उसको वो चाबी दे रखी थी, वो चाबी उसने तुमको दे दी। अब तुमको ये बात एक्सप्लेन करनी है कि अगर वो एक चाबी से लॉकर नहीं खुल सकता था तो दूसरी चाबी तुम्हारे पास कैसे आई। जाहिर सी बात है कि दूसरी चाबी तुमको गैरिसन ने दी है, उसी क्रिमिनल ने, तो वो इनसाइडर तुम हो। तो यहां अब तुमको अरेस्ट किया जाता है, और इन डॉक्यूमेंट्स के भरोसे अब हम गैरिसन और दोनों पॉलिटिशियंस को भी अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम पर जो दोनों बार अटैक हुआ है वो गैरिसन या किसी और ने नहीं करवाया, वो हमारे लोगों ने करवाया था, और तुम्हारे पास से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वाले भी हमारे लोग थे। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखें, उनके जवाब आपको देते